इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं सुप्रिया श्रीनेक जी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, और राकेश सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रिया जी, राकेश जी, आज देश के सामने कुरुक्षेत्र में मुद्दा यह है कि देश का आज सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है। दरअसल इसको लेकर के दो अलग अलग कैंपेन चलाए जा रहे हैं देश में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता एक सर्वे का हवाला देकर के, एक मॉर्निंग कंसल्ट नाम का एजेंसी है, उसने सर्वे किया और उसने ये बताया कि देश में आज भी, और ये जून की शुरुआत में किया गया सर्वे, उन्होंने बताया कि देश में 66% अप्रूवल रेटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, यानी कि कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ये कैंपेन चला रही है कि देश का भविष्य राहुल गांधी है, मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को बहुत मिसहैंडल किया है और वो काम देर से किया जो राहुल गांधी पहले सुझाते रहे। तो मैं सबसे पहले तो सुप्रिया जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। जैसे बड़े बड़े मंत्री पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि प्रधान सेवक ने हर भारतीय का दिल जीत लिया है, आज ये वो दूसरी लहर की बात कह रहे हैं इस सर्वे का हवाला देकर, क्या कहेंगे? जी, आपको मेरा नमस्कार, सिन्हा साहब को मेरा नमस्कार और आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार। मैं दो चीजें इस सर्वे पे टिप्पणी करने से पहले जरूर कहना चाहती हूँ। पहले तो हम 140 करोड़ लोगों का देश है और उस देश में सर्वे में करीब 2126 लोगों ने भाग लिया और उसमें से 1403 लोगों ने मोदी जी के प्रति रुझान दिखाया। तो अगर आपको लगता है कि 140 करोड़ के इस देश में करीब 2000 लोगों का सर्वे देश का मूड दिखाता है, तो मैं और आप दोनों जानते हैं ये भ्रांति होगी। दूसरी चीज मैं भाजपा से पूछना चाहती हूँ कि ये मॉर्निंग कंसल्ट जो है वो एक विदेशी फर्म है, उन्होंने ये सर्वे किया है। अब क्योंकि मोदी जी के प्रति थोड़ा रुझान आ रहा है सर्वे के माध्यम से, जमीनी हकीकत ये नहीं है, तो वो सर्वे का प्रचार कर रहे हैं और पूरा टूल किट, जिसको मैं कहूंगी, सारे मंत्री, सारे प्रवक्ता, सारे एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, प्रचार किया जा रहा है। लेकिन यही फॉरेन फर्म्स, यही फॉरेन एजेंसीज, यही फॉरेन जो न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स हैं या सर्वे एजेंसीज हैं, जब उनके खिलाफ लिखते हैं तो उनको एक साजिश करता बताया जाता है, देश के खिलाफ साजिश हो जाती है। तो मुझे लगता है पूरी बहस से पहले यह निर्धारित हो जाए कि भाजपा इस सर्वे को सीरियसली लेती है या नहीं लेती, और अगर इतना सीरियसली लिया जा रहा है तो वो सारे सर्वे और वो सारी रिपोर्ट्स जिसमें मोदी जी की बहुत निंदा करी गई है, क्या उसको भी उतना ही सीरियसली लिया जाएगा? मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ। कोरोना काल के दौरान या उससे पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारों की दिक्कत हो, मिडिल क्लास की दिक्कत हो, जो लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे खिसक गए उनकी दिक्कत हो, जो अमीरों और गरीबों में बढ़ता फासला हो उसकी दिक्कत हो, ऑक्सीजन की किल्लत हो, वैक्सीन की किल्लत हो, लोगों की नौकरियां चली गई हो, वेतन कट गए हो, आमदनी घट गई हो और एक एवरेज इंडियन आज 3 साल जितना पुराना गरीबी में पहुंच गया है, गुर्बत में। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, आपको लगता है कि ये देश का मूड हो सकता है, उस देश का मूड जहां पर लोगों ने बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ा है? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि ये सैंपल साइज रिफ्लेक्ट नहीं करता है और ये कहीं पर भाजपा की हिपोक्रेसी दिखाता है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक। चलिए ठीक है, मैं आपका जवाब लूंगा राकेश जी से। राकेश जी, आपने सुना पहले तो सर्वे की आंकड़े जो हैं या सर्वे का सैंपल साइज जो बताता है उसके हिसाब से इसको कितना सीरियसली लिया जाए, और ये सवाल है। और दूसरा ये कि ये अच्छा सर्वे था आपके लिए तो ये प्रचारित हो गया, और दूसरे सर्वे या दूसरे पब्लिकेशंस जो विदेश में होते हैं जो बड़े क्रिटिकल होते हैं, जो बताते हैं कि किस तरीके से कोरोना मिस हैंडल हुआ है, उनको हम लोग ये कहकर, आपकी सरकार, आपके नेता ये कहकर उसको दरकिनार कर देते हैं कि उन्हें क्या मालूम हमारी हकीकत। पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के माध्यम से राहुल जी को जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं। जी देखिए, देश में राजनीति तो चलती है, लेकिन जब सोशियोलॉजिकल पॉलिटिक्स बंद हो जाता है तब कटुता बढ़ती है। उस कटुता को कम करना, जैसा आपने डिबेट से पहले एक बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा और यह दुख भी हुआ कि यह स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि एक राष्ट्र के सबसे बड़े चैनल के एंकर को देश के 2 बड़ी पार्टी के नेताओं को सावधान करना पड़े, याचना करनी पड़े। यह स्थिति ना बने देश में, हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं 2 बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। सुप्रिया जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया सैंपल सर्वे का। जितने चुनाव होते हैं उसका एग्जिट पोल होता है,
और एग्जिट पोल में एक लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 लाख से लेकर 35 लाख तक वोटर हो जाते, कहीं कहीं तो उससे भी ज्यादा वोटर है। और सैंपल सर्वे का साइज क्या होता है, और सैंपल सर्वे के आधार गलत भी निकलता है, मैंने कहा तो सही निकलता है। तो देखिए सर्वे जो होता है, और सुप्रिया जी तो एक अखबार से हैं, महत्वपूर्ण अखबार में काम कर चुकी हैं, जब एक न्यूज़पेपर का कॉरेस्पॉन्डेंट किसी एरिया में जाता है 10-20 लोगों से बात करके उस कॉन्स्टिट्यूंसी का मूड बता देता है, तो किसी कोई पूछेगा कि आप घर घर गई थी क्या? तो मेथोडोलॉजी ऑफ सर्वे एक अलग एक विशिष्ट विधा है, और ये विशिष्ट विधा को खारिज हम नहीं करते। इसलिए जब एग्जिट पोल में हमारे खिलाफ भी जाता है तो उस वक्त तो एक पार्टी के नेता के रूप में हम कहते नहीं 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 गलत है, लेकिन हम कहते हैं कि इस विधा को हम रिजेक्ट नहीं करते। इसे सुप्रिया जी, सैंपल सर्वे क्या है, कैसे है, क्या मेथोडोलॉजी क्या है, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उसको आप जिस आधार पर खारिज करें वो गलत है। एक दूसरी बात जो आपने एक प्रश्न उठाया कि मोदी जी की लोकप्रियता का प्रचार हम कर रहे हैं, मीठा मीठा उन्होंने कहा और करवा करवा थूक। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं, इस सर्वे ने क्या, विदेश के द्वारा की गई प्रशंसा और शिकायत दोनों पर भारत का नेतृत्व आधारित नहीं है। भारत का नेतृत्व अपने कर्मवीरता पर है, उस कर्मवीरता का स्वरूप क्या रिफ्लेक्ट होता है वो दिखाई पड़ता है। एक मिरर है, हम झूठ बोलकर भी या सच बोलकर भी उस मिरर में अपनी तस्वीर देख सकते हैं। मैं दो घटना का जिक्र करना चाहता हूं। जिस विदेश की पत्रिका ने, एक लैंसेट नाम का मेडिकल जर्नल है, जी हाँ, जो मेडिकल जर्नल के क्षेत्र में लगभग 250 साल पुराना जर्नल है, बहुत ही महत्वपूर्ण जर्नल है मेडिकल के क्षेत्र में, उसकी एक बड़ी पैठ है। उस जर्नल की मैं कहानी बताता हूं। उस पत्रिका ने कश्मीर में 370 हटा उसका विरोध किया और यह कहा कि कश्मीर में नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद को कर रही है, बुला रही है और कश्मीर में एक डिसइंटीग्रेशन कर रही है। वह पत्रिका है जिस पत्रिका का एशिया एडिटर कौन है? हेलेना है, जो कि चाइना की है। अब चाइना की वो एडिटर हैं, वो उनको चाइना से एडिटर बनाया गया। वो भारत, मैंने जब उसका करीब 50 से 60 एडिटोरियल का सर्वे किया तो मैंने पाया कि चाइना का जो सबसे रोड एंड बेल्ट जो उसका स्कीम है, जिससे 65 कंट्री पर चाइना अपना कब्जा करना चाहता, उसका समर्थन कर रहा है। जी ठीक है। जब लैंसेट पर आलोचना करेगा, यदि लैंसेट का कोई सही ग्राउंड होता तो मैं उसका विरोध नहीं करता। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का आधार मैं एक घटना से बताता हूं। जिस प्रकार से देश में उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया और कांग्रेस पार्टी ने जब मजाक उड़ाया था, और उसके कारण ग्लोबल गेटकीपर अवार्ड किसने दिया था? जी राकेश जी, मैं अपनी बात आप कहिएगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं। देखिए कोई भी सर्वे, हम सब, हमारे देश में भी सर्वे होते हैं, कितने सही निकलते हैं कितने गलत हम सब लोग जानते हैं, सैंपल साइज भी एक विषय हो सकता है, वो सारी बातें। आज मुद्दा ये है क्योंकि ये सारी बातें पोस्ट कोरोना हो रही हैं, हमने कोरोना की दूसरी लहर में जितना विध्वंस हुआ है उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं। तो मेरा सवाल, मैं थोड़ा सा अगर बदल सकूं इस सवाल को सुप्रिया जी, वो सवाल ये है कि देश में मान लीजिए किसी के परिवार में कोई नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, वो उसके लिए क्या सीधे नरेंद्र मोदी को दोषी मान रहा है, या वो उसके लिए अपनी स्टेट गवर्नमेंट को दोषी मानेगा, या वो अपने शहर में उसके जो स्थानीय नेता हैं या म्यूनिसिपैलिटी में जो लोग हैं जिनका काम है अस्पताल वगैरह देखें, वो उनको दोषी मानेगा? ये भी एक सवाल है। जैसे एक दूसरी पत्रिका है इकोनॉमिस्ट, मैं चाहूंगा वो ग्राफिक भी स्क्रीन पर आ जाए। अब उस पत्रिका में भी एक सर्वे का हवाला देकर के, वो भारतीय एजेंसी का सर्वे है, यह कहा गया कि 42% लोग ऐसे हैं देश में जिन्होंने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार को कोरोना मिसमैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार माना, लेकिन 58% लोगों ने या तो उसको स्थानीय नेताओं पर थोपा या किस्मत पर कि महामारी थी, ये तो होना ही था। सुप्रिया जी, मैं दो चीजें बोलूंगी सौरभ जी। मैं सिर्फ दिल्ली में नहीं रहती हूं, मेरा कार्य क्षेत्र महाराजगंज है, जो अत्यंत रूरल पूर्वांचल का इलाका है, और क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि कोरोना ने जब गांव देहात में पैर पसारा तो लोगों को इसकी सीरियसनेस समझ में आई। लोगों को पता चला कि कितनी भयावह स्थिति हो सकती है, और गांव देहातों में कई मौतें हुई जो कि टाइफॉइड की अज्ञात रीजन से मौत हो गई करके हुई, लेकिन हर घर में, चाहे परिजन की, चाहे मित्र की, चाहे पड़ोसी की, चाहे सहकर्मी की, हम तीनों लोग यहाँ पे बैठे, हम में से कोई ना कोई, किसी ना किसी का अत्यंत जानने वाले की मृत्यु हुई है। मेरे अपने परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है। कोरोना काल में जो हुआ, देखिए आप जो 42% या 58% बोल रहे हैं, मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रिवाइंड करूंगी। कोरोना काल में जब पीक पर कोरोना आया, जब सेकेंड वेव आई, और जब
ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई, ऑक्सीजन की बेडों में 36% गिरावट थी, 46% गिरावट थी आईसीयू बेड्स पर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने एक स्कीम शुरू करी थी। सरकार ने कहा था हम 718 डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइमरी हेल्थ को अपग्रेड करेंगे। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में ये शुरू भी हुआ 2014 में। उसके बाद इसको 2 साल बाद बंद करके संसद में कह दिया गया ये स्कीम खत्म हो गई है। 15 एम्स बनने शुरू हुए थे, एक भी क्रियान्वित हुआ नहीं हुआ। सीरो सर्वे, एक्सपर्ट कमेटी, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, और कुछ स्टैंडिंग कमेटी के तो सिन्हा साहब भी मेंबर हैं, ये तो राज्यसभा के मेंबर ही आपको बताएंगे कि हेल्थ पे स्टैंडिंग कमेटी ने बोला था आप तैयारी करिए, आपको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होगा। लेकिन यह सच है कि सारा का सारा मैनेजमेंट केंद्र सरकार के हाथ में था, आवंटन केंद्र सरकार कर रही थी, और जब किल्लत हो गई ऑक्सीजन की तो ठीकरा इधर उधर फोड़ा जाने लगा। वही हाल वैक्सीन के साथ भी हुआ। हमने जनवरी में कोरोना पर विजय घोषित कर दी थी। याद होगा डावोस का जो प्रधानमंत्री का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो उनका वक्तव्य था, उन्होंने कहा हमने कोरोना को हरा दिया जी। गलत टाइम पर पीठ थपथपाने से, सीना ठोकने से यह स्थिति आ गई कि हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, वहां पर सिर्फ 5 करोड़ लोगों को अभी तक डबल डोज मिली है। ये दुख की बात है। मैं इसको कोई दोषारोपण के माध्यम से नहीं कह, मेरे लिए दुख की बात है। हम ऐसे मोड़ पर आ गए कि केंद्र सरकार आंख ही नहीं पाई कि कितने नहीं, आपका फैक्ट ठीक है, वैक्सीनेशन को लेकर जो आपने बात बोली बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपने जैसे बोला कि आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, मैं अब राकेश जी मुझे 1 मिनट और दीजिएगा, मैं सुप्रिया से एक सवाल करना चाहता हूं, फिर मैं आ रहा हूं। आपने कहा आप यूपी की निवासी हैं। अब मैं तीन हम टेस्ट केसेस ले लें, केस स्टडीज ले लें, महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता हूं, मुझे मालूम है दिल्ली के अंदर क्या हाहाकार मचा था दूसरी लहर के अंदर। मैंने भी अपने परिजन को खोया, मेरे अपने परिवार में भी मृत्यु हुई। लेकिन मैं उसके लिए जिम्मेदार किसको मानूं? मैं उसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार मानूं या केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार मानूं? यह सवाल हर एक आदमी के मन में भी होता होगा। ऐसे ही आप महाराष्ट्र को ले लें तो महाराष्ट्र में आज देश में 3 करोड़ कुल मामले आए हैं, लेकिन उसमें 60 लाख मामले जो हैं वो महाराष्ट्र के हैं। हमारे यहाँ 4.25 लाख के करीब मौतें हुई हैं, उसमें से 1.25 लाख के करीब मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। तो जो महाराष्ट्र में जिसने भुगता वो उद्धव सरकार को दोषी मानेगा या वो दोषी मानेगा मोदी सरकार को? ऐसे यूपी में आप लोगों ने उस विषय को कई बार उठाया, गंगा में लाशें तैरती दिखी, गंगा किनारे हजारों लाशें दफनाई हुई दिखाई दी। उसका इंपैक्ट किस पे है, योगी सरकार पे या मोदी सरकार पे? आप एक जवाब दीजिए, फिर इसमें राकेश जी के पास यही सवाल लेके जाऊंगा। जी हाँ, मैं पूरी विनम्रता से 2 बातें कहूंगी और आई होप आप मुझे 30 सेकंड का टाइम देंगे। देखिए, जब यह किया गया कि 18 से 44 सरकार लगाएगी, राज्य सरकारें लगाएंगी, फिर वो डिसीजन वापस लिया गया। दिक्कत की बात यह थी कि सारा का सारा सेंट्रलाइज चल रहा था। ऑक्सीजन का प्रोक्योरमेंट और आवंटन दोनों केंद्र सरकार कर रही थी। वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट और आवंटन दोनों केंद्र सरकार कर रही थी। केंद्र सरकार ने गलती करके सिर्फ 2 लोगों पर निर्भरता दिखाई वैक्सीन के लिए। स्पुतनिक को तो अप्रैल में जाकर दी, और लगातार विपक्ष आपसे कहता रहा और विशेषज्ञ कहते रहे कि आपको ये स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। ये नहीं हुआ। मैं सिर्फ बीमारों की बात नहीं करूंगी सौरभ जी, और यहाँ पर सिन्हा साहब तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि वो सकारात्मक बात, मेरा सुझाव लेंगे। कोरोना में जो आर्थिक आपदा आई, हमारी 97% जनता की आय कम हो गई। हमारे यहाँ 2 करोड़ नौकरी पेशा लोगों की नौकरियां चली गई। हमारे यहाँ ये दिक्कतें आ गई कि लोग शहर छोड़ के गांवों की तरफ गए और वहां पर कुछ काम करने को नहीं था। भला हुआ मनरेगा का, जिसने थोड़ी बहुत संजीवनी की भूमिका निभाई। हमारे यहाँ जीडीपी पर कैपिटा पहली बार 1 लाख से कम हो गया। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं और जिस तरह से हमने अमीरों की आय बढ़ती देखी, इन सब बातों पर भी तो बात करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, ओके। आपका कहना है कि देश में कोरोना का सारा मैनेजमेंट, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाएं हो, चाहे वो आईसीयू बेड्स हो, वेंटिलेटर्स हो या फिर वैक्सीन हो, ये सब कुछ केंद्र के हाथ में था। इसलिए अगर भारत में कोरोना का कहर टूटा तो उसके लिए केंद्र सरकार ही दोषी होनी चाहिए। और इसको सीधा अगर उस सर्वे से जोड़ करके देखें तो आपका मानना है कि वो सर्वे ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। जवाब दें राकेश सिन्हा। जी हाँ, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हेल्थ के क्षेत्र में कांग्रेस के शासन के दौरान में जो हमें विरासत मिली, यदि उस विरासत के ऊपर कांग्रेस की सरकार की रीति नीति तौर तरीके के आधार पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम करती, इस देश में कितनी मौतें होती इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपने 54 साल के कांग्रेस के शासन में जब नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी शासन की तो देश को 1 एम्स दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक 14-15 एम्स थे। यदि रायपुर में एम्स नहीं होता, पटना में एम्स नहीं होता, लखनऊ में एम्स नहीं होता, आप कल्पना कीजिए लोगों की क्या हालत होती।
आप क्या बात कर रहे हैं? हेल्थ के क्षेत्र में आप एक किट्स पैदा नहीं करते थे, एक किट्स का प्रोडक्शन नहीं होता था सौरभ जी इस देश में। डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स को हम क्या देते? क्या चीन से मंगाते? जो चीन डॉकलम में, जो चीन हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने के लिए तैयार बैठा रहता है, क्या उस चीन के सामने हम हाथ पसारते? आज देखिए हम किट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप दूसरी बात बता रहा हूं, जिन दवाओं के बारे में कह रहे हैं, जब कोरोना आया था तो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट क्या था, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट क्या था, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने किस प्रकार का मजाक उड़ाया। कोरोना के द्वारा नरेंद्र मोदी जी देश को डराना चाहते हैं। आपके इलाज ये बोल रहे हैं और आप चुप बैठे हुए हैं। जब वैक्सीन आया तो वैक्सीन के बारे में कितनी दुविधा पैदा की गई इस देश में कि प्रधानमंत्री को जाकर पहले वैक्सीन लेना पड़ा। वैक्सीन के बारे में क्या रूमर फैलाया गया? डॉक्टरों से एक मेमोरेंडम दिलवाया गया कि कोवैक्सीन हम नहीं लेंगे, हमें कोविशील्ड चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर, कांग्रेस पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, G23 के लोगों से यदि राहुल गांधी सलाह मशविरा करते तो शायद ऐसी परिस्थिति नहीं आती। जिस प्रकार से उन्होंने अभी अंत में भी आज कहा गया कि एक जानवर को काटकर उसका सीरम डाला जा रहा है। जिस प्रकार से इस देश में लोगों को भ्रमित किया गया है। देखिए सौरभ जी, मान लीजिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में जो घटनाएं घटती हैं असामान्य घटनाएं, असामान्य समय में सामान्य घटनाएं नहीं घटती हैं। असामान्य समय में सामान्य पैरामीटर से आप जज नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो ऑक्सीजन की जितने कम समय में, विद इन 7 to 10 डेज जितनी ऑक्सीजन का उत्पादन इस देश में होना शुरू हुआ, बाहर से जल, थल और वायु तीनों आधार पर जितना ऑक्सीजन। राकेश जी ठीक है, मैं उस पर अभी डिटेल में बात करूंगा आपसे। देखिए कहा कि आरोप क्या है अभी जैसे एक बात अच्छा बोलिए, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। बोलिए। विपक्ष की भाई एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। चित भी मेरा पट भी मेरा। जब दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर हम वो वैक्सीन, जब मलेरिया की वो दवाई हम बाहर भेज रहे थे, जब अमेरिका मांगा, दुनिया के देश मांगे, तब राहुल गांधी जी का क्या स्टेटमेंट था कि मलेरिया की दवा भारत में कम हो रही है, भारत के लोगों को क्या दवा कम हो रही थी? क्या विपक्ष के नेता को असामान्य परिस्थिति में, महामारी के समय में इस तरह का बयान देना चाहिए? दूसरी बात, राकेश जी देखिए यहाँ सवाल ये नहीं है, सवाल आरोप क्या है? सुप्रिया जी 1 मिनट में आऊंगा। आरोप ये है कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का मेरा आरोप यह है कि विपक्ष पूरी तरह से नकारात्मक राजनीति, एंटी मोदीजम इस सीमा तक पहुंच गई है कि नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत ही उन्हें पसंद नहीं है। ठीक है, अब आरोप तो सुन लीजिए। आरोप क्या है? बात बता दो। आरोप ये है राकेश जी एक मिनट सुन ले। सामान्य एक बात अंतिम, मैं एक आपने कहा असामान्य परिस्थिति है, ये तो सब मान रहे हैं, इसीलिए ये उम्मीद है देश की सरकारों से, राज्य की और केंद्र की, कि वो उसी अनुपात में अपनी तैयारी भी रखें। आरोप ये लगाती है कांग्रेस पार्टी कि वो तैयारी समय पर नहीं की गई। ऑक्सीजन के बारे में पार्लियामेंट की कमेटी ने कहा कि तैयारी कर ले, नहीं हुआ। हमारे ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्यों हुई? वो कहते हैं कि विदेशी कंपनियों को आप जल्दी अप्रूवल दे दीजिए, राहुल गांधी ने कहा, उस वक्त नहीं किया, बाद में कर दिया। एज ग्रुप बढ़ा दीजिए, पहले नहीं किया, बाद में कर दिया। वो कहते हैं कि हमारे सुझावों को अगर आपकी सरकार ने भी सकारात्मकता से लिया होता तो मिल बैठकर शायद बेहतर परिस्थिति में निकलते। एक छोटा जवाब, फिर सुप्रिया जी। नहीं, ये मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, उद्धव जी चीफ मिनिस्टर हैं। महाराष्ट्र में जो संकट आया, केंद्र सरकार मदद करने के लिए तैयार बैठी रही, लगातार केंद्र सरकार बैठी रही। उद्धव सरकार ने ना कोई मदद लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, चूंकि उनका एक राजनीतिक ईगो किससे समाप्त होता था। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी जब महाराष्ट्र में हो रहा था? इन सुझावों के साथ कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में क्या कर रही थी? सुप्रिया जी को मालूम है कि हेल्थ एक राज्य सूची में आता है, हेल्थ कंकरेंट में नहीं आता, समवर्ती सूची में नहीं है, केंद्र की यूनियन लिस्ट में नहीं है, हेल्थ राज्य की सूची में। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, देखिए सबसे ज्यादा विक्टिम कौन होता है? जो सबसे सामान्य व्यक्ति होता है। 80 करोड़ लोगों को लगातार अगले नवंबर तक, और ये कब से चल रहा है? कोई भी दुनिया का देश 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन नहीं दे रहा है, उनके घर तक राशन पहुंच रहा है। और इसी कारण से इस देश में एक जो संतुलन है, आपको सुप्रिया जी सिर्फ उच्च वर्ग के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ लोगों का रोजगार छूटा है, असामान्य परिस्थिति, फैक्ट्री बंद हो गया है, लोगों का रोजगार गए हैं, लेकिन उस स्थिति में अर्थव्यवस्था को जो सुचारू रूप से नरेंद्र मोदी जी ने पटरी पे लाने का काम किया है, वह तो ऐतिहासिक है। अच्छा ठीक है राकेश जी, मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। ठीक है, आपने कहा वैसे राकेश जी, आपने जो बात कही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की, इसको दूसरी दृष्टि से भी देखना चाहिए। हमारे यहाँ की नुकसान जो हुआ है, आर्थिक नुकसान, कि आज 140 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोगों को हमको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। सोचिए, ये भी तो सोचें कि कितने बड़े पैमाने पर लोगों को उसकी जरूरत पड़ रही है। ऐसा पहले नहीं था। सुप्रिया जी।
मैं 2-3 बातें तथ्य आपके सामने रख देती हूँ, मैं बहस नहीं करना चाहती हूँ। और तथ्य यह है कि फरवरी 2020 में राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि एक सुनामी आने वाली है। उस समय आज के जो तत्कालीन और उस समय भी तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था ये डराने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये कोई एपिडेमिक नहीं है। उसके बाद राहुल गांधी जी ने अगस्त 2020 में कहा, उसके पहले मई में उन्होंने कहा इसका इकोनॉमिक वो देखिए क्या होने वाला है। उन्होंने अगस्त 2020 में कहा वैक्सीन पॉलिसी होनी जरूरी है, किसको कब मिलेगी इस बारे में बात हो जाए। देश में 30 करोड़ लोग कोमॉर्बिडिटी के हैं जो सब वृद्ध नहीं है, तब भी इन लोगों ने फूफू करके उनको उड़ा दिया। उसके बाद इन लोगों ने जिस समय ऑक्सीजन की पूरी प्रचुर मात्रा में वैक्सीन करना चाहिए था, उस समय चुनाव लड़े जा रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, नमस्ते ट्रम्प भी हुआ, मध्य प्रदेश की सरकार भी गिर गई, सब कुछ हो गया। मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब सारे विश्व के देशों ने मई 2020 से अगस्त 2020 तक वैक्सीन के ऑर्डर दे रहे थे, तो हमने जनवरी 2021 तक क्यों इंतजार किया और मात्र 1 करोड़ 10 लाख का ऑर्डर क्यों दिया? मनमोहन सिंह जी से तो चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री, आशा करती हूं उनकी तो इज्जत करते होंगे, उन्होंने पत्र लिखा, सोनिया जी ने पत्र लिखा, राहुल जी ने पत्र लिखा, आप यहां पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करिए, कंपल्सरी लाइसेंसिंग करिए। सरकार ने WTO में माना कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में उसको कहा कि ये गलत है और विपक्ष कह दिया नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, अंततः वो करना पड़ा। पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमने कहा कि विदेशी वैक्सीन को आने दीजिए, इनके ही मंत्रियों ने कहा ये तो विदेशी कंपनियों की लॉबी कर रहे हैं, फिर आपने स्पुतनिक को दिया। तो क्या आप लॉबी के चक्कर में आ गए या आपने सही काम किया? मैं एक बात और पूछना चाहती हूं, अगर प्रचुर मात्रा में वैक्सीन बन गई होती तो हमारे देश में वो सबसे बड़ा हथियार होता लड़ने का, क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता है। मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, सिन्हा साहब ने कहा असामान्य परिस्थिति है। असामान्य परिस्थिति में ये कुतर्क कहां से आता है कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है? यह असामान्य परिस्थिति है, सब कुछ केंद्र सरकार कंट्रोल कर रही है। और जहां तक चीन की बात करते हैं सिन्हा साहब, चीन 2020 में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा और इस साल के 5 महीने में, जनवरी से मई में, चीन के साथ हमारे ट्रेड में सुप्रिया जी 2 सवाल, 2 बातें सुप्रिया जी 2 बातें मेरी सुन लीजिएगा। अब 2 बातें, पहली बात तो जी मैं स्टेट सब्जेक्ट और या पेंडेमिक में सेंटर ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी पहली वेव में, दूसरी वेव में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए, इसको कोई झुटला नहीं सकता। सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में, इसको कोई झुटला नहीं सकता। वैक्सीन आपके हाथ में नहीं थी, मान लेते हैं, लेकिन लॉकडाउन लगाना आपके हाथ में था, कंटेनमेंट जोन बनाना आपके हाथ में था, वहां पर सख्ती करके कोरोना का कॉन्टैक्ट रोकना, उसकी चेन रोकना, ये राज्य सरकारों के हाथ में था। कुछ राज्यों ने इसको अच्छा किया, चाहे विपक्ष क्यों, चाहे बीजेपी क्यों, कुछ राज्यों ने नहीं किया। इसका सवाल दीजिए, इसका जवाब दीजिएगा। और दूसरी मैं जोड़ दूं, मैं किसी और को कोट नहीं कर रहा, मैं सीधे प्रधानमंत्री को कोट कर रहा हूं। अभी जो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय संबोधन दिया कुछ दिनों पहले, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने पिछले साल ही वैक्सीन टास्क फोर्स बना ली थी और जब रिसर्च वर्क जारी था हमने तभी लॉजिस्टिक्स और बाकी व्यवस्थाएं पूरी कर ली थी, हमने उनको समय पर फंड दे दिया था, हम लगातार उनके टच में थे। और ऑक्सीजन पर भी वो बोले थे, उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की मांग असामान्य रूप से बढ़ गई थी और उसको हमने बहुत कम वक्त में काबू में कर लिया। उसके लिए चाहे ट्रेन चलानी पड़ी, चाहे हवाई जहाज चलाना पड़ा, चाहे समंदर में जहाज उतारना पड़ा। दोनों विषयों पर जवाब दे दीजिए। मैं दोनों विषयों पर जवाब दूंगी। पहले प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य, पहले महाराष्ट्र पे दे दीजिए, पहले महाराष्ट्र पे दे दीजिए। नहीं, पहले मैं प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे दूंगी, उन पर बहस है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी कई बार आवेश में आकर कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो तथ्य के रूप से गलत हो जाती हैं। उन्होंने कहा ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता, जी नहीं, ऑक्सीजन प्लांट लगने का जो आदेश पारित होना था उसमें 9 महीने का विलंब हुआ, तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं बन रहा था। ये प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहें, सरकारी आंकड़े, सरकारी RTI, सरकार ने जो वक्तव्य दिए पार्लियामेंट में, उसमें है कि सरकार ने पहला वैक्सीन का ऑर्डर 11 जनवरी 2021 को 1 करोड़ 10 लाख डोजेज के लिए दिया था। तो या तो पूरी की पूरी सरकार भ्रमित कर रही है या प्रधानमंत्री जी भ्रमित कर रहे हैं, या आपको डिसाइड करना है।
भ्रमित कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री तो 15 लाख की बात करते थे, 2 करोड़ रोजगार की भी बात करते थे, थोड़ा सा आवेश में आके भ्रमित कर जाते हैं। पहली बात महाराष्ट्र की जहां तक बात है, और मैं खुश हूं कि आपने महाराष्ट्र पर सवाल उठाया। मैं एक बात में महाराष्ट्र की तारीफ करूंगी। हाँ, महाराष्ट्र में मामले ज्यादा आए, डेंसिटी की वजह से, जो भी वजह रही, महाराष्ट्र में मामले ज्यादा आए, महाराष्ट्र में संक्रमण ज्यादा हुआ, महाराष्ट्र में मौतें भी ज्यादा हुई। लेकिन एक चीज महाराष्ट्र में नहीं हुई, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, महाराष्ट्र में कहीं पर भी आंकड़े छुपाने का प्रयास नहीं किया गया। और मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि हमारी वहां गठबंधन की सरकार है। आप डेटा उठाकर देख लीजिए, आप पूरे देश का डेटा देखिए और महाराष्ट्र का देखिए। हम और राकेश सिन्हा जी दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं। हमारी जनसंख्या करीब करीब 25 करोड़ लोग हैं। 25 करोड़ की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश ने अभी तक 2 लोगों को वैक्सीन, मतलब दोनों वैक्सीन मात्र 39 लाख लोगों को लगाई है, और टोटल वैक्सीन की डोज 2.5 करोड़ लोगों को लगी है। महाराष्ट्र की जनसंख्या हमसे आधी है जी, वहां पर दोनों डोज 54 लाख लोगों को लगी है, और 2 करोड़ 71 लाख ये वैक्सीन तो जितनी आएगी उतनी लगेगी। सुप्रिया जी, सवाल ये है कि जो लिस्ट है मामलों की, उसमें एक वैक्सीन तो मैं कह रहा हूं कि जितनी आपके राज्य को दी जाएगी आप उतनी लगाएंगे। उनको जितनी मिली होंगी उन्होंने लगाई होंगी, महाराष्ट्र को जितनी मिली होंगी उन्होंने उतनी लगा दी होंगी। मामलों के नंबर ऑफ केसेस, अरे चलिए, नंबर ऑफ केसेस में नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, नंबर 6 पर यूपी है। आपका कहना है कि महाराष्ट्र सच बोल रहा है इसलिए उसके आंकड़े ज्यादा है, यूपी छिपा रहा है इसलिए वो नंबर 6 पे है। अब ये कौन तय करेगा कि यूपी छिपा रहा है या यूपी ने अच्छा मैनेजमेंट किया? इसका आपकी बात का जवाब राकेश सिन्हा दें। छोटा सा मैं इसके बाद सुप्रिया जी लंबा हो गया, सुप्रिया जी लंबी बात हो गई, इसके बाद आप बोल लीजिएगा, इसके बाद बोल लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। 10 सेकंड की बात बोलने दी, उसके बाद सिन्हा जी बोल लेंगे। 10 सेकंड की बात में अच्छा बोलिए, 10 सेकंड पूरे इस बात का जवाब दे देंगे बहुत शॉर्ट में। सिर्फ उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार नहीं, भाजपा की सरकार और भी जगह है, कांग्रेस की भी सरकार है, गैर कांग्रेस गैर भाजपा भी है। कोई और ऐसा राज्य है इस देश में या विश्व में कहीं भी जहां पर आपको लाशें तैरती हुई दिखी, नदियों के तट पर दफन लाशें दिखी, उनमें से रामनामी खसोटी जा रही है तीसरे दिन पर, आपको दिखा नहीं? या आपको उत्तर प्रदेश में दिखा? तो कैसे माना जाए कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े सही? ठीक है, देखिए ना बिहार का रिवाइज आंकड़ा क्या आ रहा है, 70,000 तक की मौतें जा सकती है वहां पर। देखिए क्या। अच्छा चलिए ठीक है, ओके सुप्रिया जी बोलिए, जवाब दें राकेश जी। देखिए, एक बात जान लीजिए कि मौत को छिपाना बहुत कठिन होता है, और जो आप आंकड़े की बात कर रही हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने कौन सा पुरुषार्थ का काम किया है कि मौतें होती रही, अस्पतालों में लोगों को जगह नहीं मिला, लोगों को दवाइयां नहीं मिलती थी, 1.5 लाख में रेमडेसिविर दवाइयां ब्लैक होता रहा और महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस के लोग बड़ी मात्रा में पाए गए। देखिए, गलत लोग हर पार्टी में हो सकते हैं, हर जगह हो सकते हैं, लेकिन थोक मात्रा में कांग्रेस की पार्टी के लोग थोक भाव में रेमडेसिविर बेच रहे थे महाराष्ट्र में। और राहुल गांधी जी तब क्या कर रहे थे? कांग्रेस पार्टी तब चुप क्यों बैठी हुई थी? जो इतने बड़े नोबल सजेशंस लेकर राहुल गांधी जी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी और देश को बदनाम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार के पास जाते तो ये सभी रचनात्मकता वहां लागू करते। उद्धव ठाकरे को कहते जाकर नरेंद्र मोदी जी से कुछ तो मांग लो। उद्धव ठाकरे ने उस दौरान प्रधानमंत्री जी उनसे बात करते थे, प्रधानमंत्री जी ने हर समय मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें की। कितनी बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और मुख्यमंत्रियों का जवाब क्या होता था? क्या उद्धव ठाकरे ने क्या प्रधानमंत्री से कहा? प्रधानमंत्री से क्या मांगा महाराष्ट्र सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार की विफलता पर यदि कांग्रेस में थोड़ी भी नैतिकता है तो महाराष्ट्र सरकार की विफलता पर सवाल खड़ा करे, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवा दे। उनके मिसमैनेजमेंट के कारण हजारों लोग मारे गए, दवाई के बिना नहीं, अस्पताल के बिना नहीं, सिर्फ मिसमैनेजमेंट के कारण लोग मारे गए। जहां तक बात है, देखिए, कोरोना के संभालने का, प्रथम वेव में प्रधानमंत्री जी ने जो कार्रवाई की, उस नहीं तो तब भी 5 लाख मौत हो जाती। जब प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर कार्रवाई की, जन युद्ध बना दिया, जनता को इन्वॉल्व किया। जनता को कैसे इन्वॉल्व किया जाता? लोग घरों में थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, लोगों को आदत नहीं थी 10-10 दिन 20-20 दिन घरों में रहने की। उस समय उन्होंने कहा कि दिया जलाओ, ताली बजाओ, क्या मजाक उड़ाया गया है? जयप्रकाश नारायण भी यही करते थे। देखिए, रचनात्मक काम में, विध्वंसात्मक काम में, दोनों में प्रेरणा दी जाती है। और यह जो प्रेरणा था, जिसमें राज्य की इकोनॉमी पर, राज्य की व्यवस्था पर कोई बुरा प्रभाव नहीं था, विपक्ष उसका मजाक बनाता रहा। देखिए सुप्रिया जी, सरकार होती है। मैं 2 घटना का जिक्र करूंगा। जब बांग्लादेश के साथ युद्ध था, असामान्य परिस्थिति थी, भारतीय जनसंघ और अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार के साथ खड़े थे। कई तरह की न्यूनताएं थी,
जब भी देश पर संकट आता है तो हम सरकार को सरकार के रूप में लेते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नहीं लेती है। लेकिन 2014 से लेकर आज तक बता दीजिए, जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने एक रचनात्मक और एक उत्तर जिम्मेदार बयान दिया हो, और उनकी ये तो कहते हैं कि वो सुझाव देते रहे आपको, ये तो कहते हैं कि राहुल गांधी तो सुझाव देते रहे। नहीं, देखिए उनके सुझाव में मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सुप्रिया जी, आपने बहुत बोला। एक चीज बताइए कि वैक्सीन के ऊपर राहुल गांधी जी ने जितना भ्रम फैलाया है, एक राष्ट्रीय नेता को करना चाहिए? जब इटली से आकर उन्होंने कोरोना वायरस पर बयान दिया था, सोशल मीडिया पर जब उन पर प्रश्न किया गया, तब उन्होंने अपना चेकअप कराया। देखिए, एक बात जान लीजिए, आपकी पात्रता यदि नहीं है तो भारतीय राजनीति में आप विध्वंस का ही भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न मैं सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं अंत में। आप एक चीज बता दीजिए कि कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों से पूछिए केंद्र सरकार से क्या मांगा जो केंद्र सरकार ने नहीं दिया। और एक मैं इंश्योर कर रहा हूं कि दिसंबर तक हर भारतीय का दोनों टीका लगेगा, दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जहां तक अच्छा ठीक है, देखिए इस दवा के निर्माण के लिए जो लैब होता है उसको 6 महीने लगते हैं लैब को तैयार होने में। हम लिविंग वायरस को किसी भी चलिए ठीक है, इस विषय पर पहले भी कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, आपका कहना है कि विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की लीडरशिप में बिल्कुल नकारात्मक राजनीति करती है, सहयोग के साथ काम किया होता तो बेहतर काम होता। जवाब देंगे? सौरभ जी, मैं 3 लोगों का नाम राकेश सिन्हा जी के सामने रखना चाहती हूँ और उनके कृत्य भी देना चाहती हूँ। अगर आपके अंदर नैतिकता है राकेश जी तो जरूर इसका जवाब दीजिएगा। रेमडेसिविर के साथ पकड़े गए थे देवेंद्र फडणवीस, होर्डिंग वो कर रहे थे। गुजरात के भाजपा के अध्यक्ष पाटिल जी रेमडेसिविर पकड़ के बैठे थे कितनी सारी, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने कहा था उन्हीं से पूछिए, वही कहीं से लाए, ब्लैक मार्केट में, हमें नहीं पता है। गौतम गंभीर को तो ड्रग कंट्रोलर ने दोषी पाया है होर्डिंग का, फैबीफ्लू का दोषी पाया है, अक्यूज नहीं है, दोषी पाए गए। ये सब भाजपा के लोग हैं। तो मुझे मत बताइए कि आप लोग क्या कर रहे थे या क्या नहीं कर रहे थे, आप शायद कंफ्यूज हो गए। फडणवीस जी होर्डिंग करते हुए पाए गए थे महाराष्ट्र में, पाटिल जी गुजरात में और गौतम गंभीर दिल्ली में। 3 बातें ये कहनी थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप विपक्ष की बात पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसने कहा था अगर ऑक्सीजन की कमी बताओगे तो एनएसए लगा देंगे? उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में 14 डॉक्टर एक साथ क्यों रिजाइन करते हैं? उत्तर प्रदेश में डॉक्टर को जेल में क्यों डाल दिया जाता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन की किल्लत बताता है। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी सीज होने की बात क्यों होने लगती है? कैसी बातें आप कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मौत का आंकड़ा छुपाया नहीं जा सकता है। देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट क्या आ रही है, 75,000 अनअकाउंटेड मौतें हुई है बिहार में, और अब वो स्टोरी सामने आ रही है और बिहार के मुख्यमंत्री को इस पे वक्तव्य देने के लिए मंजूर होना पड़ रहा है। आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप सकारात्मक किसको कहते हैं? आपको कोई आगाह कर रहा है, आपको कोई सुझाव दे रहा है कि और लोगों को बुलवाइए और मैन्युफैक्चरिंग करवाइए और फॉरेन कंपनीज को बुलवाइए। आप उन सबको दरकिनार करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। आप तो चलिए अब शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, सौरभ जी तो रोज डिबेट करते हैं, और आपकी पार्टी से जो लोग आते हैं अगर आप उनकी बातें सुन लीजिए लाइव टीवी पर तो आपका भी सर शर्म से झुक जाएगा, क्योंकि आप एक इज्जतदार आदमी हैं। और मैं आपको सच बताऊं, अगर विपक्ष की बात सुनी होती तो शायद संकट इतना गहराता नहीं। विपक्ष की बात सुनी नहीं, इसलिए संकट आज इतना हो गया है। ईश्वर करे आगे से मैं जवाब दे दूं। दीजिए बात सुने आप लोग। ठीक है, जी बोलिए। अर्थव्यवस्था संभाल पाए ना बेरोजगार बोले आप। ठीक है, मेरे पास समय आप 2-3 मिनट का ही रह गया है। जी बोलिए राकेश जी। देखिए, मैं इतना ही जानना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को, मजदूरों को और जो समाज के सबसे हाशिए के लोग हैं उन तक इस पूरे 1.5 साल में उनके बैंक अकाउंट में डिजिटल ट्रांसफर किया, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो। आपकी ही सहयोगी ममता बनर्जी जी हैं, आपके सहयोग से मुख्यमंत्री हैं और रहेंगी। ममता बनर्जी ने जब किसानों के अकाउंट में पैसा इस महामारी में नहीं जाने दिया, क्योंकि वह केंद्र का पैसा था। आप यह दोहरी राजनीति, यह भारत के संघवाद पर जो हमला आपकी तरफ से हो रहा है, यह 70 साल में कभी नहीं हुआ। सरकारें आई और गई, प्रधानमंत्री भी आए और गए, लेकिन यह संघवाद पर जो हमला राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी और आपके सहयोगी कर रहे हैं, संभवतः यह अकल्पनीय है। और आपकी भी अंतरात्मा इसका साथ नहीं दे रही है। एक सवाल जो मैं आपसे पूछकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं। दिल्ली नाक के नीचे है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के मिसमैनेजमेंट के कारण पहले कहा हमें वैक्सीन दो,
फिर वैक्सीन जब दिया गया तो जो मिसमैनेजमेंट हुआ तो केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के मामले में अरविंद केजरीवाल ने दोहरा व्यवहार किया, कुछ टेलीविजन चैनल पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते थे और आप उनके पीछे खड़ी रही। राकेश जी, अब मेरे पास समय नहीं है, ठाकरे से लेकर अरविंद केजरीवाल समय नहीं है। राकेश जी मेरे पास समय नहीं है, का प्रयोग किया और कोरोना। राकेश जी मेरे पास समय नहीं है, मैं एक लास्ट कमेंट, मैं एक आखिरी कमेंट लेना चाहता हूं। विध्वंस का रोल। अच्छा ठीक, राकेश जी थोड़ा आप थोड़ा प्लीज, मेरे पास समय चला गया, आप सुप्रिया जवाब देंगे, मेरे पास शायद आपके लिए 40 सेकंड है, लेकिन मैं उसमें एक चर्चा खत्म करते हुए एक इकोनॉमिस्ट मैगजीन में जो एक आज आर्टिकल छपा है, मोदी इज डाउन बट नॉट आउट, उसमें यह कहा गया है कि उनके जो पॉजिटिव्स हैं उसमें यह है कि हमारा विपक्ष आज भी फ्रैगमेंटेड है, और कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी में आज भी वो दृढ़ता और स्ट्रीट स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। ये उस मैगजीन ने कहा है, इसका भी जवाब दीजिएगा। मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। सबसे पहले तो राकेश सिन्हा जी, आप बिना पलक झपकाए ये बोल भी कैसे सकते हैं कि इस देश के संघीय ढांचे पर विपक्ष प्रहार कर रहा है? इस देश के संघीय ढांचे को तो मोदी जी की कृपा ने और अमित शाह जी की एजेंसीज ने समाप्त कर दिया है। विपक्ष आपके लिए विपक्ष नहीं है, विपक्ष आपके लिए दुश्मन हो गया है। दिक्कत की बात यह है, आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष से आपका खेत मेड़ का झगड़ा है, हमसे आपके मतभेद है, हमसे आपके मनभेद नहीं है, लेकिन आपने हमको अपना दुश्मन मान बैठे और इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आप देश के संघीय ढांचे को ध्वस्त कर रहे हैं, ये बहुत गलत और बहुत डेंजरस है। और आप जिस चिलचिलाती धूप में आपने जिन मजदूरों को पैदल चलाया था, आप उनको पैसा देने की बात कर रहे हैं। सिन्हा साहब, सुप्रिया जी मेरा समय खत्म हो रहा है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। कांग्रेस पार्टी क्या वो व्हीकल बन पा रही है? अगर लोगों में नाराजगी है तो उसको कोई व्हीकल तो चाहिए ना, क्या कांग्रेस पार्टी वो है? प्रधानमंत्री जी ने कहा था मनरेगा आपकी विफलता का पुलिंदा है, मैं इसको जागृत रखूंगा। आज वही मनरेगा, चलिए ठीक है, संजीवनी बनकर समय बिल्कुल खत्म हो गया। राकेश जी आप जानते हैं, बोलना चाहते हैं, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है सर, बस एक वाक्य रखिएगा प्लीज, बोलिए। एक वाक्य में बोलूंगा, बस एक वाक्य बोलिए। मैं इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के दिल में बस गए हैं, क्योंकि वो नहीं होते, यदि उनका यह प्रबंधन नहीं होता, उनकी इच्छा शक्ति नहीं होती, उनका नेतृत्व नहीं होता, देश कहां होता है इसकी हम कल्पना नहीं करते। चलें ठीक है, इसका फैसला देश की जनता को करने दें। जो भी बची, मैं माफी चाहता हूं, आप दोनों बोल रहे हैं, आपको मुझे रोकना पड़ेगा। राकेश सिन्हा जी, सुप्रिया श्रीनेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और मैं कहूंगा आज बड़ी कंस्ट्रक्टिव बातें हुई हैं, आप लोगों ने आरोप जरूर लगाए एक दूसरे पर, लेकिन बात अच्छी हुई, धन्यवाद। आज कोरोना की थर्ड वेव की बहुत चर्चा है और रजत जी ने एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का एक इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में डॉक्टर गुलेरिया ने बहुत सारे उन सवालों के जवाब दिए जो एक हर आदमी के मन में होते हैं, आपको जरूर सुनने चाहिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।